स्टार्ट करते हैं एओपी की प्रैक्टिस। हमने क्वेश्चन 2 किया था जी जी जी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए जी। नहीं नहीं नहीं, चले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सुहेल खालिद काजी वाला नहीं किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसमें से, टी एंड एच वाला। चले बेटा बस जल्दी से, अब आवाज नहीं। ले जी, सुहेल खालिद काजी, ठीक है जी जी। आया नहीं? अच्छा वो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जरा रिक्वायरमेंट देखते हैं। वो कहते हैं कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी एंड सुहेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बड़े वाला क्वेश्चन करते हैं। बाकिर, असद एंड राही। और हाँ, क्वेश्चन जरा बड़ा है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है 1 और रूल्स मेयर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल बाय बीएआर, इसका नाम है, ठीक है। एंड अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स ईयर, कौन से वाला? 2016। एज्यूम जो है एज्यूम टैक्स एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज सेम। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आपने ऐड बैक नहीं करना, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर जो है 54,88,000। क्लियर? उसने खुद बता दी। सेल से कहता तो मजबूरन हमें सेल से करना पड़ता। और फिर क्या, सारी एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन और डिसअलाउंस दिखाएं। अच्छा ये बताएं, पार्टनर का भी कह रहा है या सिर्फ बी ए आर का कह रहा है? जरा पढ़। बी ए आर जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बी बाकिर, ए असद और आर राही, ये 3 है। तो ये सिंपल बिजनेस का सॉरी इसका एओपी का क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल बिजनेस वाला एओपी का क्वेश्चन, जिसमें पार्टनर की इनकम को हमने क्या करना है, इग्नोर करना, ठीक है। यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का वो नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ दोबारा से रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो वो कहता है टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेएबल बाय बीएआर हमें चाहिए। तो हमारे साथ में जो है बिजनेस इनकम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें जी, हम पढ़ते हैं। बाकिर, असद एंड राही आर द मेंबर ऑफ एओपी, कौन से वाला? बीएआर, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5 बाकिर के, 3 जो है वो असद के, और 2 जो है वो राही के। ठीक हो गया, यहां तक तो सब ओके है। आगे चलते हैं। engage in the BAR is engage in the business of trading and consumer electronics, ठीक है, and has 2 independent branches in Tehran and Dubai। फॉरेन सोर्स इनकम भी हो सकती है, फॉरेन सोर्स लॉस भी हो सकता है। एक तो यहाँ पे एक यहाँ वाली जो होगी वो पाकिस्तान सोर्स होगी, जो बाहर वाली होगी वो क्या होगी, फॉरेन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015। तो 30 जून नहीं है बल्कि 31 दिसंबर है, ईयर है, ठीक है। सेल, सो फार सो गुड, सेल ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल जब तक उसके बारे में बात ना कह दे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आ गए 47,32,000। फिर फाइनेंशियल चार्जेस जब तक वो ये कहना दे कि ये लीज वाले हैं या कोई अदर इनकम वगैरह है, तब तक सब ठीक है। अदर इनकम भी हमें पता चल गया 17 लाख की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी से तो हमने स्टार्ट करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट नहीं करते, पहले पूरा पढ़ लेते जैसे यूजुअली पढ़ते हैं। आपने भी इस तरह से करना है, क्यों? क्योंकि अगर तो सिर्फ बिजनेस इनकम हुई, बाहर वाली इनकम ना हुई, तो फिर यहीं पे स्टार्ट करके उसको एंड पे करके फिर आगे ले। लेकिन अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम भी हुई तो फिर पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, फिर 2 हेड आ जाएंगे, फिर आगे वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक विच हैज बीन वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में कोई क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, उसको कितने पे उन्होंने कर लिया, जो है नेट रियलाइजेबल, ठीक है। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता है। द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कौन से वाला? 19,50,000। कॉस्ट ज्यादा थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम थी, उसने भी इसको किस पे किया है, एनआरवी पे। तो ठीक ही तो किया, हमने भी यही करना था। इग्नोर, इग्नोर कर देंगे। आगे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रोविजन ऑफ कौन से वाली, 75,000
अगेंस्ट स्लो मूविंग एंड, ठीक है। अच्छा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऊपर लिखा गया है कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड है, शामिल है। तो कौन से वाला प्रोविजन ऑफ कौन से वाली 75,000 स्लो जो है, तो भाई प्रोविजन है, प्रोविजन तो कभी भी अलाउड नहीं होती, तो इसको क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। गलत खर्चा है, गलत खर्चा है, पहले वाले को इग्नोर करेंगे और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, प्योरली बिजनेस की अरेंजमेंट आ रही है। फ्रेड चार्ज जी नहीं नहीं इंक्लूड है, पहले लेस हुआ है भाई, एज ए खर्चा, पहले खर्चा है, गलत खर्चा है, एड बैक कर दे। कल्याण हो गया, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नहीं नहीं फ्रेड चार्जेस कितने, नहीं नहीं मजाक नहीं, थोड़ा 2,60,000 दीज वर पेड इन कैश टू मोमेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स जो है इन मुल्तान, तो ठीक है फ्रेड चार्जेस कैश में पे कर सकते, इग्नोर कर देंगे, ये इंक्लूड है, हमने भी करना था, लिहाजा इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर। तो भाई कौन से वाला दोबारा बता देते हैं, प्रोविजन कभी भी एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं होती, एक्चुअल खर्चा होता है, प्रोविजन होता है अंदाजा, जब आपके पास एक्चुअल खर्चा ना हो तो फिर आप क्या लेते हैं, प्रोविजन लेते हैं, प्रोविजन कभी भी अलाउड नहीं होती, जब अलाउड नहीं है तो ऑलरेडी ये खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला खर्चा सेल में से ऑलरेडी लेस हो चुका है, ये गलत खर्चा था, हम इसको क्या कर देंगे, एड बैक। क्लियर है, चुप है सारे, ओके चले। एडमिनिस्ट्रेट जहां पे मसला हो बताएं, एडमिनिस्ट्रेटिव जी जी किसके ऊपर, देखिए देखिए सिंपल बात है, देखिए सिंपल बात, उसने कहा फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैश की सूरत में पे नहीं कर सकते और फॉलोइंग कैश में पे कर सकते, तो फ्रेट को कहां से एग्जम्पशन मिली है, कैश की सूरत में पे कर, क्या टैक्स विद होल्डिंग में भी लिखा हुआ था कि उस पर टैक्स ना काटे तो खैर है, टैक्स काटना था, वाली बात समझ आ, तो फ्रेट पे टैक्स भाई काटना था, फ्रेट को एग्जम्पशन किससे है, कैश में पे करें, टैक्स विदहेल्ड करना है। अब वो कैश वाले मामले से तो बच जाएगा, किधर पकड़ा जाएगा, जैसे किसी को सैलरी दी, टैक्स भी काटना है और बैंक के थ्रू भी पे करनी, उसको अगर कैश में दे दी नॉट अलाउड, बैंक के थ्रू पे किया लेकिन टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, नॉट अलाउड। तो क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट, चलें आगे चलते हैं, ठीक है, ये अब शायद टेस्ट वाली बात कर रहे हैं, जानबूझ के मैंने पॉइंट ऐड किया था, ठीक है चलें। ले जी, कमीशन बेटा आपस में बातें नहीं, कमीशन कितना, 2,90,000 टू बाग केयर, ठीक है नहीं पे करना था, एड बैक कर देंगे, और अगर पर्सनल अगर साथ में पार्टनर का भी कह रहा होता तो उसका हम कैपिटल अकाउंट करते और ये ऑलरेडी उसको पेमेंट पता है ना, ये चले। एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड कितना, 3,10,000 टू राही नहीं पे करना था, एड बैक कर देंगे, और अगर हमें पार्टनर की इनकम बता रहा होता तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते, ऐड कर देते। एंड 4,45,000 पेड टू ए बी बैंक इन द, अच्छा ये ऑलरेडी इंक्लूडेड खर्चे हैं, ठीक है, ए बी बैंक इन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द लोन ऑब्टेन बाय द असद, असद का खर्चा था जो उसने अपने घर के जो है मरी में घर बनाना था उसके लिए लिया था, और उसकी फाइनल सेटलमेंट कहां से हो रही है, तो ये ड्राइंग्स है, ये भी ड्राइंग्स है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक तो एक्सपेंसेस में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो वहां पे एज ए ड्राइंग इसको ऐड कर। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी, प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं, इस साल की प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी, 7,35,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी है, 11 लाख एंड 14,35,000, एक्चुअल बैड डेट्स निकल सकती, ओपनिंग प्रोविजन इधर ही आती है, प्रोविजन फॉर बैड, अच्छा अच्छा कितनी, ओपनिंग कितनी है, 11 लाख, ओपनिंग 11 लाख है और क्लोजिंग 11 लाख ओपनिंग है और क्लोजिंग बैलेंस
35,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितनी? नहीं, प्रोविजन 7,35,000, 7,35,000 प्रोविजन करंट ईयर। बताएं बैड डेट, इसका मतलब है असल में कितने हुए अब तक इंफॉर्मेशन के मुताबिक? नहीं समझ आई? ठीक है, ये प्योरली अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, हम तो भूल गए ये वाली बात। चले ओके आगे चलते हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ 4 लाख निकाल लिए, लीजिए बेटा आवाजें आ रही है ना, प्लीज ना करें बात। बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड अ लोन कितना? 2 लाख टू प्रोवाइड। भाई लोन दिया और उसको क्या कर दिया? बैड डेट में लिख दिया। बैड डेट तो अलाउड ही तब होता है जब ऑलरेडी इनकम में एडेड हो। नहीं समझे? ठीक है, था नहीं उसकी कंडीशन, ऑलरेडी इनकम में ऐड हो, आप उसको राइट ऑफ कर चुके हो, रीजनेबल ग्राउंड हो के पैसे वापस नहीं आने। ये 4-5 शर्तें में थी जिसमें आप लोन किसी को दे और हालांकि वो गुम हो गया, खराब हो गया, फिर भी आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये सहूलत होती है बैंक को। जो बैंक लोन दे, चाहे एम्प्लॉय को दे या जिसको दे, वो बैड डेट कर सकता है। लोन के अगेंस्ट आप बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने कितने निकाले थे? 4 लाख, और उसमें से कितने शामिल हैं? 2,85,000। ठीक है, तो आपके बैड डेट कितने हुए? 1,15,000। समझ आ गई? ठीक है, अब करेंगे क्या? एक तो उसने प्रोविजन कितनी इंक्लूड्स, ये देखे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी? 7,35,000 को ऐड कर दें और वर्किंग दे के कितना लेस कर लें? 1,15,000। और वर्किंग में ये सारा कुछ लिखेंगे। इधर से बैड डेट निकालेंगे 4 लाख, नीचे करेंगे बैड डेट माइनस लोन। ठीक है, बैड डेट अगेंस्ट लोन, वो लेस करके बाकी कितना बच जाएगा? 1,15,000। ये वर्किंग शो करेंगे तब मार्क्स मिले। हो जाएगा बेटा? अभी तक निस्बतन आसान है। ठीक है, ओके। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना? 2,75,000। दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय द राही थ्रू हिज पर्सनल क्रेडिट कार्ड। भाई ये कंपनी को अलाउड थे अगर यहां तक होती, लेकिन बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट से अगले के बैंक अकाउंट में जाने चाहिए। तो ये किसने पे किए? किसने करने थे? BAR ने करने थे भाई, अपने बैंक अकाउंट से। किसने किए? राही ने पे किया, और किसके बैंक अकाउंट से? अपने, उसके अपने बैंक अकाउंट से। तो डिडक्शन नॉट अलाउड है ना। आपको तो इवन बैंक बताना भी पड़ता है FBR को, वो फॉर्म 181 के थ्रू ना, बैंक बताना पड़ता है। अगर ना बताएं तो फिर भी अलाउड नहीं है। ये हमने पहले पढ़ा होगा। चले लें जी, रुपीज, तो ये एड बैक हो जाएगा फिर से, ये गलत खर्चा है ना, एड बैक हो जाएगा। 86,000 पेड टू कौन से वाला? इंस्टीट्यूशन ऑपरेटेड बाय फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन पंजाब। बताएं ये सही खर्चा है? ये अलाउड है? सबसे पहले किसको पे किया है? इंस्टीट्यूशन को। ऑपरेट कहां से हो रही है? किसकी ट्रेनिंग के लिए? मेरे ख्याल में तो शर्तें पूरी होती। अब ये बताएं, ये ऑलरेडी खर्चा इंक्लूड है? हमने भी इंक्लूड ही करना था खर्चा, यानी लेस करना था खर्चा। क्लियर हो गया? उसने भी किया हुआ है, इग्नोर करेंगे। और अगर वो 3, मैंने इसको 6 दफा पढ़ाया था आपको, क्योंकि ये आता है। ये देखिए फिर आ गया। पहले जितने भी हमने टेस्ट किए, पता नहीं जो है, जितने भी क्वेश्चन किए, किसी ना किसी में आया हुआ है, क्योंकि ये वीक पॉइंट है। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जो है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल और हॉस्पिटल को आपस में क्या कर देते हैं? मिक्स कर। वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उस वक्त मैंने बार बार कहा था, ये बार बार आ रहे हैं, मुफ्त के मार्क्स हैं जो स्टूडेंट लूज करेंगे। क्लियर हो गया? ये अगर आपको लगता है ये अप्रूव्ड खर्चा है तो क्या है, इसको इग्नोर कर दे। अगर आपको लगता है इस पर नहीं है तो इसको फिर क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ले जी, ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी, क्या? अच्छा, फर्दर इन्फॉर्मेशन है, चलिए ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड कौन से वाले? 31 दिसंबर 2015। दुबई ब्रांच मेड ए प्रॉफिट कितना? एंड तरहान ब्रांच मेड कितना लॉस? तो हम कहेंगे फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी यही वाली करें। फॉरेन सोर्स इनकम लिखेंगे 15,
फॉरेन सोर्स लॉस सिर्फ किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? फॉरेन सोर्स। तो 18 लेस करेंगे, बाकी 3 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बस इतना करना। नहीं समझ आए? हो जाएगा ना। पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ सारा कुछ चलना है। तो यस, जब जैसे ही ऊपर तेहरान और ये आया था तो फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं फॉरेन सोर्स इनकम भी हो सकती है और फॉरेन सोर्स लॉस भी हो सकता है, इसने तो दोनों को डाल दिया। और ये कंसेप्ट आपसे 11वें चैप्टर वाला कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस वाला वो भी टेस्ट कर लिया। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा? चले, हो जाएगा या नहीं? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए प्योरली। कोई ये एओपी का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिंपल बिजनेस का है। आम इंडिविजुअल के बिजनेस में और इसमें कोई फर्क भी नहीं है। चले आए चलते। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायर्ड द कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम दाऊद एंड दी वन अंडर अप्रोप्रिएट हेड फॉर द टैक्स ईयर। कौन से वाला? 2007। ठीक है, चले। एक कंसेप्ट था आपका कि अगर दो पार्टनर की एक प्रॉपर्टी हो और उनका खर्चा असर्टेनेबल था, कुछ ऐसा या नॉट असर्टेन, उसी से आपने एओपी। चले आए, वही वाला आने लगा। ऑन 1 जुलाई 2006 दाऊद एंड देवान जॉइंटली परचेज्ड जो है कितने का? 35 मिलियन ले लिया उन्होंने। ठीक है जना। दे पेड द अमाउंट इन रेशो। कौन से वाला? तो जितना रेंट पता चल गया, असर्टेनेबल है, हर एक को अपना अपना हिस्सा दो, हर एक को अपना अपना हिस्सा दो और हर एक का हिस्सा अपनी उसमें। अगर इसके सोल्यूशन में वो एओपी करे भी सही तो आपने किस पे जाना है? आपने हर एक को हिस्सा करते जाना है, 65 उसका 25 उसका, 65 उसका 25। आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, ड्राइंग्स वगैरह वाला अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल बस जितना हिस्सा बनता जाए। पहले उसकी इनकम को ठीक कर ले, क्योंकि इनकम में क्या मसाइल आ सकते हैं। नंबर 1, अगर उसने प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है, टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। ठीक है, हर एक को अपना अपना हिस्सा दे दो। अगर उसने सिंपल प्रॉपर्टी दी हुई है लेकिन साथ में यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी दे रहा है, तो कुछ हिस्सा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और कुछ वो हमें सारा करना पड़ेगा। पहले कलेक्टिवली उसको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का 65% उधर और 35% उधर, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 65% उधर और 35। क्लियर हो गया? नहीं जी, 2-3 पॉइंट है, जरा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। ले जी, टू अरेंज फंड्स फॉर द डील दाऊद बारोड कितना? इस 35 मिलियन के लिए उसने क्या दिया है? दाऊद ने 30 लाख लिया है कहीं से। मसला क्या किया है? इन कैश ले लिया, उसने लोन लिया है। ठीक है, और किस जो है किस में ले लिया है? फ्रॉम द हु इज द लैंडिंग मनी। तो जनाब उसने क्या किया है? अच्छा, बैंक कैश दे सकता है, तो उसने खुद ही बता दिया है कि उस दूसरी साइड पे बैंक नहीं है, और लिया भी किस में? चीख चीख के कह रहा है दाऊद से गलती हो गई। तो दाऊद की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अगर फर्म होती और फर्म लोन लेती तो फर्म के खाते में डालते। ये किसके खाते में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर, दाऊद की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इसका कंसेप्ट है। चलें आगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। कौन से वाला? अच्छा, ये पैसे किसको दे दिए आगे उसने? उस दाऊद ने किसको दिए? अब उस प्रॉपर्टी पे लगाए। ये दाऊद ने क्यों लोन लिया? जी जी, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं आप, बोले जी। ले जी 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 बोले। ये तो बैंक नहीं है ना शमीम, बैंक नहीं है जी। कारोबार हो सकता है लेकिन बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसको कहते हैं बैंकिंग कंपनी। इधर शमीम और आगे ब्रैकेट में यूबीएल लिखा हुआ है। नहीं नहीं, शमीम इंसान है, बंदा है, बैंक नहीं है। नहीं नहीं, बकवास ना करें। अभी एक ड्रामा आया था मिस्टर एंड मिसेस शमीम, तो वो बंदा था। ठीक है, कॉमन। चले बात ही खत्म कर। नहीं, कितना देखो कितनी मुख्तसर और जामे बात, बकवास करता रहा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 20%। लेकिन भाईजान ये किसके लिए लिया लोन? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी का अगर रेंट चार्जेबल है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है।
क्लियर हो गया? ये दो पॉइंट उसने ट्रस्ट कर लिया। एक तो कैश में लोन लिया, तो जिसने लोन लिया, क्योंकि एओपी तो है नहीं, जिस बंदे ने ले लिया उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये रेंट के किसके लिए लिया? क्योंकि उसने प्रॉपर्टी परचेज की, उसमें ये पैसे शामिल है। तो इस पे जो 20% पर एनम है, ठीक है, तो टू बी शेयर्ड बाय द बोथ पार्टनर, तो हम टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालेंगे टोटल बिल्डिंग की, और उसपे क्या कर लेंगे, ये उसमें से ये 20% लेस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है, दोनों बातें समझ आ गई। जिसने गलती की उसी की इनकम में पहले टोटल इनकम निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब टोटल इनकम निकालने लगे तो इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2006 या 16 जो भी कह, हाउस वाज लेट आउट टू ए कंपनी 1 जुलाई को। ईयर एंड कब है? ईयर एंड कौन से वाला है? जब तक पूरा साल कर ले, तो इसका मतलब है 12 महीने। कितने रेंट पे? 45 लाख। ठीक है, सो फार सो गुड, पूरे का पूरा क्या आ जाएगा। चले आगे चलते। एन अमाउंट 75। अच्छा ये देखे, फिर वही हरकत, ए एनुअल दे दिया, इसको पर मंथ दे दिया। ये देखे वही, एक दफा उसकी हरकत आप पकड़ लें तो आपको अगली दफा जो है ये बिल्कुल आसान रखेगी चीज। 75 फॉर यूटिलिटीज एमेनिटीज सिक्योरिटीज बन गया। ये ओपी का क्वेश्चन ही है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनता जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला? फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, वो दोनों कितना पे कर रहे हैं? 35,000 पर मंथ। तो 75,000 माइनस 35,000 विल बी एडेड टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले कलेक्टिव कर ले, फिर 35-65 में उनको आपस में बांट दें। ड्यूरिंग द ईयर कौन से वाला? दे आल्सो पेड 10,000 एज ए कलेक्शन चार्जेस 4%, 4%। फिर कौन से वाला? 3,50,000 फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब ये कलेक्शन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एक ही जगह पे आते, तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर ले और उनको किसके साथ कंपेयर कर दे। ऐसा ही होता है ना, कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे होते हैं। ठीक है, हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, 4% ऑफ द रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, लोअर अमाउंट क्या हो जाएगी। अब आएंगी दो तरह की, एक टोटल आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, 1/5 भी लेंगे रिपेयर अलाउंस, टोटल आएगी, और दूसरी टोटल आएगी इनकम फ्रॉम अदर्स, उसको 65 और किस में ऐड कर ले। ठीक है। अच्छा, क्या उसने सिर्फ और सिर्फ ये देखो, उसने टोटल, उसने एओपी का मांगा ही नहीं, वो क्या कहता है, और दीवान दाऊद का एक इनकम एक्स्ट्रा आएगी, वो जो उसने कैश में, सिंपल। बाकी जी जी नहीं 75 में से देखिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, रेंट कितना है, 75 माइनस, सॉरी 45 लाख माइनस 75,000 पर मंथ, वो लेस करके जो बाकी बचेगा वो रेंट है ना। ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना, उसके साथ कंपेयर ना करें। ये तो पहले भी हमने 2-3 दफा शायद किया। चले क्लियर हो गया। तो ये देखें एओपी को क्यों एंड पे रखा हुआ था, ये वजह थी कि वो एओपी का क्वेश्चन ज्यादातर बाकी इसका क्वेश्चन होता है, सिर्फ कैपिटल का रोल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए ताकि आपकी मजीद जो है वो तशफ़ी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्तफ़ा, अली एंड जैन, ठीक है, 3 बंदे हैं और ये किसी रेजिडेंट फर्म के पार्टनर हैं। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रोविजन फॉर द कौन से रूल्स मेड देयर अंडर सर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मेज। किसका पूछ रहा है जो है, अच्छा इसका बी पार्ट है और उसमें कहता है जैन की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें। पीछे चलते हैं, जैन भी पार्टनर है, हाँ, तो एक पार्टनर की इनकम, लेकिन वो बी में है, उसको अलग कंसीडर करेंगे, लेकिन पूछा उसने है, और बाकी किसकी, एओपी की। एओपी और 3 पार्टनर का था, अब एओपी और एक पार्टनर की इनकम। क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट समझ गया क्या करना है जी। हम पढ़ने लगे, जहां पे कोई नई बात आएगी कैलकुलेशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन कहेंगे, पूरा क्वेश्चन कर देंगे। चले आज, क्योंकि हम एक जो है, चलिए, अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मेज एंटरप्राइज है, ठीक है, ये मुस्तफा, अली और जैन, इनके नाम से मिलके ये एमएजी, ओके, यही यूजली रखता है, ठीक है। विच इज इंगेज इन द जो है सेलिंग ऑफ ऑटो स्पेयर पार्ट, ये काम करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। ऑल पार्टनर हैव इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फर्म, बराबर बराबर है, 3 पार्टनर 33.3, यही है 33.3, ठीक है, ओके। या फिर जितने आए उसको डिवाइडेड बाय 3 कर ले, 33% की बजाय जितनी इनकम है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर ले, वो ज्यादा आसान हो जाए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ
कौन से वाले? जी, सेल्स 1,40,400 और ये थाउजेंड्स में है। अब दो बार जब ये ऐसी बात हो जाए ना तो ख्याल रखना है, मिनिमम टैक्स का तो नहीं कहा भाई, सेल कितनी है मिलियन से। दूसरा, इनकम नीचे इसकी अगर 100 मिलियन से ज्यादा हुई तो सरचार्ज लगेगा। ये दो बातें अब आपने दिल पे लिख लेनी है कि आइंदा से जब भी मिलियंस में बात चली जाए, 100 मिलियन से ऊपर है। और तीसरी, हमारे सिलेबस में नहीं, वो विद होल्डिंग एजेंट भी बन जाता है, उनको हमारे सिलेबस में नहीं। तो भाई एक तो 100 मिलियन और दूसरा 10 मिलियन से ज्यादा इनकम भी हो सकती है। जब 100 मिलियन है तो 10% प्रॉफिट पॉसिबल है। तो ये दो शर्तें आपने जहन में रखनी है। कोई और बात आपके जहन में? चले आगे, ये वाली बात समझ आ गई ना? ठीक है, सरचार्ज वाली और ये वाली बात। चले जी बेटा। ओके ओके, क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस क्या है, लेकिन मैं कहां से उठा रहा हूं, उधर है, तो आपने इंडिविजुअल के तरीके से ही करना है। ठीक है, तो ये मैंने बताना था। तो आप जी 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 जी, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ओके ठीक है। स्मॉल कंपनी वो 20% के हिसाब से आपने, जी वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। चलिए, सेल ऑफ गुड्स कौन से वाला? ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से वाला? ठीक है, ये अब तक ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस हमें कोई इतराज नहीं। फाइनेंशियल चार्जेस अभी तक ठीक है। अदर इनकम 1428 ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, above accounts has been prepared on cash basis, ठीक है, एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। ऐसा ही होता है, ये आप बताएंगे कि कैश बेसिस के प्राइम कॉस्ट होता है या अक्रूवल बेसिस पे? कौन से वाला अब्जॉर्प्शन करता है, कौन से वाला? कैश बेसिस वाला दोनों कर सकता है, ये आप बताएंगे, मुझे भूल गया है, मैं क्यों याद रखूं? कैश बेसिस वाला दोनों कर सकता है और अक्रूवल वाला सिर्फ प्राइम। क्लियर हो गया? अच्छा चले। अच्छा, अक्रूवल और प्राइम जो है, प्राइम और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? कब कब एंट्री करते हैं? मेरे ख्याल में ये प्राइम कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। एक तो कैश बेसिस पे और दूसरा किस पे कर रहा है? प्राइम। प्राइम पे, और इसमें एंट्री कब की जाती है, किसी को पता है? नहीं, टोटल स्टॉक का और कॉस्ट का है, मैं भूल चुका हूँ कॉस्ट। नहीं जी, पीरियोडिक किस में करते हैं और परपेचुअल सिस्टम किस में होता है? अच्छा, इतना समझे, प्राइम में जो है ना, ओपनिंग बैलेंस को नहीं छेड़ा जाता, क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। चलो इतना याद कर, यानी ओपनिंग बैलेंस को नहीं छेड़ा जाता। अगर आपको पता होता ना तो फिर मैं आगे की बात करता, भूला नहीं हो, इतना भी मैं नहीं भूला कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कॉस्टिंग में चली जाएगी ना, मुझे पूरा टॉपिक उधर लगाना, क्योंकि आपको नहीं पता प्राइम कॉस्ट में और उधर से जो है आप पीरियाडिक और परपेचुअल सिस्टम होते हैं, वो कहते हैं परपेचुअल ज्यादा बेहतर होता है पीरियाडिक की निस्बत। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में जब क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे डिसीजन लिया जाता है, बस इतना समझ लें। चले यहाँ पढ़ते हैं। तो जनाब ये, लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो कैश बेसिस पे करते हैं वो दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो अगर ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पता होना है। चले इतनी बात। हाउएवर द पार्टनर want to change the method of accounting from cash basis to accrual basis, अगर accrual पे चले गए तो फिर फिर किस पे चलने जाना पड़ेगा? कौन से वाला? प्राइम पे या एब्जॉर्प्शन पे? मुझे नहीं पता, आप बताएं। अच्छा चल, चले, अच्छा चले, ओके ले जी। अच्छा छोड़ दें सारा कुछ, ये बताएं जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, जो पिछले साल के। अच्छा ये बताएं, एक है ओपनिंग बैलेंस, एक है क्लोजिंग बैलेंस, कौन से वाले का इंपैक्ट पिछले साल लिया जा चुका है? ओपनिंग का। कौन का पिछले साल नहीं लिया जा चुका? क्लोजिंग का। तो हम ज्यादा तवज्जो अपनी किस पे दें? क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग तो पिछले साल का क्लोजिंग है, उसमें तो जो होना था हो गया, तो ज्यादा जोर हमारा किस पे होगा? इसके पीछे लॉजिक्स हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ने वाले। चलिए आए जरा पढ़ते हैं। वो कहते हैं जब इन्होंने चेंज किया। अच्छा ये बताएं, ये कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस जा सकते हैं क्या? अलाउड है? यस अलाउड है, यस अलाउड है। कैश अक्रूवल में था ना, लेकिन कोई कोई भी उमिट ना हो, कोई डबल काउंटिंग ना, ठीक है। उसकी वजह से
कुछ इंफॉर्मेशन आई भाई, ओपनिंग बैलेंस में भी चेंज आया है, जो प्राइम कॉस्ट का था और कौन से वाला, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट वाला और कौन से वाला, क्लोजिंग बैलेंस में भी चेंज आया। अब जब क्लोजिंग बैलेंस में अब इन दोनों में से किसका इंपैक्ट ले, क्लोजिंग बैलेंस का। बस इतने तक, आप इतने तक लें जी। मैं ओपनिंग बैलेंस को भूल जाता हूं और क्लोजिंग बैलेंस जब मैं पहला मेथड यूज कर रहा था तो मेरा था कितना, और अब मेरा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1300 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नहीं समझ आए भाई, जो परचेजेस और ओपनिंग बैलेंस होता है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है तो प्रॉफिट, तो मैं सही तो कह रहा हूं कि 1300 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। अब बताएं, ऑलरेडी मैंने ऊपर प्रॉफिट लिखा होगा, उसमें ऐड करूं या लेस करूं, ऐड कर। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते लें जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ यूज्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। देखिए ना, इंपोर्ट इसका मतलब एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट बना रहा है और खुद कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और कहीं भी इंक्लूड का वर्ड नहीं था, लिहाजा हमने ये जो 1300 है ये क्या कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया। ये वाली बात समझ। लेकिन इसमें चीख चीख के कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड्स, ऑलरेडी शामिल है, जो भी है ऑलरेडी शामिल है। आगे पढ़ते हैं। मशीनरी की इंपोर्ट की और कितने की, 31 जुलाई 2022, अमाउंटिंग टू कौन से वाली, 2100। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल है। अगर मैं 3 जीरो गैप कर दूं तो कितना, 2110 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल है। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर, फिर इस पे लेंगे इनिशियल अलाउंस, फिर लेंगे डेप्रिसिएशन, उन दोनों को क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये कई दफा कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं इस, ये जो दोबारा बता दूं, अच्छा चल लें जी। 2110 में शामिल है 90 जो कस्टम ड्यूटी पे की। भाई ये तो कॉस्ट का पार्ट है, ये तो ठीक है, हमने इसको लेस ठीक किया था और इस पे, लेकिन इसमें शामिल है 110 जो के नहीं, इनकम टैक्स ना कॉस्ट का पार्ट होता है ना एक्सपेंस का पार्ट होता है। नहीं, इनकम टैक्स एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होता और कॉस्ट का पार्ट भी नहीं होता। तो मैं कहूंगा 2110 माइनस 110 जो बचेगा उसको मैं पहले तो मैं 2110 सीधा सीधा ऐड बैक कर दूंगा, गलत किया उसने। फिर मैं जो बचेगा उस पे इनिशियल अलाउंस लूंगा और उस पे मैं फिर क्या चार्ज करूंगा, हो जाएगा। जल्दी से एक दफा पढ़े फिर आगे चले। यानी कॉस्ट का पार्ट है, जब एक्सपेंस के तौर पर अलाउड है सारे खर्चे, तो कॉस्ट के तौर पर भी अलाउड है। इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गया ना, व्हाई नॉट शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ऑलरेडी इंक्लूड है 2110 में, जब 2110 को ऐड कर दिया तो फिर कुछ रहा। हाँ करें, आज तेरे कंसेप्ट खराब है, सोबत का सर सुबानी दरोजा लें जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल हो गया बेटा। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट कितनी, 3,80,000 की टू ए लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी ऑफ द एम्प्लॉय की और देयर फैमिली। अगर एज पर नाम्स ऑफ द बिजनेस है, आप चाहते हैं कि इसको एड बैक ना करें तो कहीं ये एज पर द नाम्स ऑफ बिजनेस है, और अगर आप चाहते हैं कि ये गलत खर्चा है तो कहीं इट इज नॉट एज पर द नाम्स, एज द फैमिलीज आर इंक्लूडेड। जो मर्जी चाहे दे, मैं इस पे कुछ नहीं करता। इसको ऐड बैक कर ले, नोट लिखे, इसको ऐड बैक ना करे और इग्नोर करे तो भी क्या लिखे, नोट लिखे। ये सिंपल है, क्यों, क्योंकि उसकी डेफिनेशन आपको इंटरटेनमेंट का पता है। पेमेंट ऑफ फिक्स मंथली रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर, एक तो ऐड बैक कर दे, और कितने पार्टनर है, 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐड बैक कर दे। और उधर पार्टनर के अकाउंट, क्योंकि नीचे जैन का बनाना है ना, तो जब अकाउंट बनाएंगे हमें बाकी दो का नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी टोटल में तो आना है ना। टोटल में से एंड पे जो कैपिटल है उसमें से टोटल लेस होता है, सिर्फ जैन की सैलरी लेस नहीं होगी, तो सबका लिख दे। ये आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ कितना, देखिए अब खुद करेंगे तो होगा, मैं फिर कह रहा हूं जो मैं डिस्कस करता हूं आप खुद करेंगे तो होगा। मैंने एक फॉर्मेट बना दिया था, उसके तरीके से जो चीज हट के होगी वो सॉल्व करवाऊंगा। जैसे ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला आया था,
बाकी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। 180 फॉर द पर्पज ऑफ कौन से वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, भाई शामिल है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, शामिल है कौन से वाले, 1,80,000 की पेमेंट कर दे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, भाई नहीं करनी थी ऐड बैक कर दे। लिया का 1 जनवरी 2000 जो, और इसका ईयर एंड कब है, ईयर एंड कब है, जब तक ना बताए 30 जून, क्लियर हो गया। तो उस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अमोर्टाइजेशन कर, क्लियर हो गया। ये देखिए कितनी चीजें रिपीट होती हैं और सेम पैटर्न के साथ होती है। नहीं जी, सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 10 ईयर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी डेज हैं, कोई हमें फाइनेंशियल चार्जेस और नेट ऑफ कौन से वाला, इंटरेस्ट इनकम कौन से वाला जो है फाइनेंशियल चार्जेस मिले या हमने पे किए, ठीक है। ऊपर जो फाइनेंशियल चार्जेस थे उसमें मौजूद है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम तो प्रॉफिट ऑन डेट होता है, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है। इधर क्या कर, सही हेड में जाना है भाई, फाइनेंशियल चार्जेस एक्सपेंस में ऐड है एक इनकम, कौन से वाली, पता नहीं जितने फाइनेंशियल चार्जेस थे उसमें से लेस करके बाकी फाइनेंशियल चार्जेस लिख दिए या जो भी है, लेकिन ये बताएं क्या ये एक्सपेंस का पार्ट होना चाहिए, नहीं, ऐड बैक, पहला तो ऐड बैक, अभी आगे हमने पढ़ना है। दूसरा, ये एओपी की जो क्या है इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट ऑन डेट है, प्रॉफिट ऑन डेट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और 5 मिलियन से कम है तो एफटीआर, क्लियर हो गया। तो अब दो हेड हो गए एओपी के, नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 कौन से वाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एफटीआर वाला, एफटीआर वाला, क्लियर हो गया। आगे अभी अपने पढ़ना है, अभी आपने पढ़ना, यहाँ पे कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए बेटा, आपने डिस्कस कर लीजिए, बोले क्या करना है। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस क्या ऐड किए हुए या लेस किए हुए, ऊपर चलते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस क्या है, लेस किए हुए। अब अगर आप इसको इनकम समझते हैं तो फाइनेंशियल चार्जेस कम होंगे, आप मजीद उसको क्या कर दे, लेस कर दे। अगर आप समझते हैं कि गलती से उसको भी फाइनेंशियल चार्जेस समझ बैठा था तो गलत खर्चा था, क्या कर दे, ऐड आप कर लें, आपकी मर्जी है। देखिए इससे क्या, एक तो बताएं फाइनेंशियल चार्जेस लेस हुए या ऐड हुए हैं। अब नीचे चलते हैं, एक इनकम थी उसने उसको किस में ऐड किया हुआ है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल चार्जेस है उसमें गलती से एक इनकम थी वो भी ऐड की हुई और फाइनेंशियल चार्जेस ज्यादा क्लेम कर ली। नहीं वो तो आगे पढ़ते हैं ना, नेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कौन, जरा देखिए, फाइनेंशियल चार्जेस और, हाँ नेट से बिल्कुल फर्क पड़ गया, और नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, तो फाइनेंशियल चार्जेस टोटल कितने हैं, ऊपर देखो कितने क्लेम किए हुए, हाँ ठीक है बिल्कुल, अब ठीक है, 37,000, 15,000, 15,724 इतने क्लेम किए हुए, 740, ओके ओके 40 आ जाए जरा, ठीक है। अब ये नेट ऑफ कौन से वाला, नेट ऑफ से 100% फर्क पे, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नेट कितना, नेट कौन से वाला, 3,40,000, तो 3,40,000 से उसने नेट करके लिखा हुआ है, 3,40,000 है ना, 340, हाँ 340 हम कर लें, 340, ठीक है दोबारा कर लें, 340, ओके, उसने इसमें से लेस किया हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये खर्चे, यानी उसने कम खर्चे बुक किए, कितने किए हुए हैं, 15,700, हालांकि करने थे 15,740 प्लस 340, 340, तो खर्चा कम रिकॉर्ड किया हो या ज्यादा, कम रिकॉर्ड किया हुआ, तो अगर जब ज्यादा करना है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये तो पहले ऐड नहीं, गलत खर्चा हो, ज्यादा किया होता तो क्या करते, ऐड बैक करते, कम किया हुआ है तो प्रॉफिट में से क्या करें, मजीद लेस करें। बताएं उसने, इसका टोटल मुझे बताएं, मैं फिर आपको समझा देता हूं, इसका मुझे टोटल बताएं, 16,000, बस 16,000 कर लें, इसका टोटल है 16,000, खर्चा लेस करना था, यानी 16,000 का खर्चा करना था, कर दिया कितना, मजीद खर्चा करें,
मजीद प्रॉफिट में से लेस कर दें। ये वाली बात समझ आ, ठीक है। और अगर 16,000 किया होता और करना होता ये, ठीक है, समझिए, ये सिंपल कंसेप्ट है। अब क्लियर है बेटा, आगे चलें, हाँ या ना जी। हाँ लिख दे, लिख दे, अब रह दे, लिख दे, उसको बता दे मुझे ला का पता है पर मेरी कैलकुलेशन की वजह से ये जो है पॉइंट रह गया या जो भी है। खैर आगे आज लें जी, इसमें हम अलग से डिस्कस कर लेंगे ये आपकी और मेरी। अब जरा सुने, ये 3,40,000 जो उसने लेस किए हुए, और सुने ये नेट ऑफ है 15% डिडक्ट, तो जो इनकम फ्रॉम जो है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट है वो 85% है। देखिए उसने बता दिया फाइनेंशियल चार्जेस में इतनी इनकम मैंने कम की हुई है, हमने खर्चे बढ़ा दिए, लेकिन ये जो इनकम कम की हुई है ये क्या है, इसमें से 15% डिडक्ट होके मिला है। इसका मतलब है ये इनकम क्या है, ये 85% है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर ले, या इसको 85 से मल्टीप्लाई करके 100 से सॉरी डिवाइड करके ग्रॉस अप कर ले, आपकी मर्जी, ये 85% है, ठीक है। 0.8 से तकसीम कर ले, आपकी मर्जी है, या इसको जो है 85 से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड 100 कर ले, तो इनकम उधर और वो लेके जानी। क्लियर हो गया। जब वो वाजे तौर पर बता रहा है कि फाइनेंशियल चार्जेस में से इतनी इनकम मैंने निकाल दी है, तो उतनी ही इनकम को करे, लेकिन वो आगे बता रहा है जब आप इनकम में लेके जाने लगे इसको, तो इसको ख्याल रखें ये कितना है, ये 100 नहीं है, ये 85 है, जैसे डिविडेंड लेते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड डेट की नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। चलिए जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आए हमारे पास, आ जाए, उसका बी पार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, बी पार्ट। तो इसका मतलब हमारे पास अब ये क्वेश्चन है कि हम आराम से आगे सेल्स टैक्स की तरफ जा सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और आ जाएगा न्यूमेरिकल में, उसमें टेस्ट में, उसको भी डिस्कस कर लें, लेकिन कोई इतने ये मुसीबत नहीं है कि हमारे लिए ये अनडूएबल हो जी। इतना नहीं, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट तो बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं, लेकिन बेसिक और रीजनेबल कंसेप्ट इतना है। अब बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, मुझसे पर्सनल टाइम लें और आज हम कल से क्या फिर शुरू कर दें, ताकि सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स के हम मुश्किल वाले न्यूमेरिकल वो करें, 5 हम उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो हम इस बात देखिए 100% ना प्रैक्टिस करवा सकती है, ना पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं ना, क्लास में कितना करवाया जा सकता है। तो यस आप करें, उसके बाद जो जो पॉइंट हैं 10-10, 8-8, 5-5 पॉइंट अपने पास लिख लें और मेरे पास आ जाए। जैसे वो पॉइंट क्लियर होंगे, आप देखे बेटा यार, प्लीज यार सुन लो, जैसे जैसे वो आपके पॉइंट, अब देखिए ये आप अकेले क्वेश्चन करते आपके मरने वाले हो जाते, मैं आपको करा रहा हूं तो आपके काफी सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। इसी तरह से अब रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे, उनमें से जो जो पॉइंट आएंगे आप मेरे साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे। अगर कहेंगे किसी का कोई मुश्तरका क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर क्या करें, हम उसकी वीडियो बना के आपको भिजवा देंगे, उसकी आपको वीडियो बना के भिजवा देंगे, जनाब ये कर लें हमसे, या कोई एक्स्ट्रा क्लास करा। अब आप बाकी क्वेश्चन करें, आप कहें नहीं सर जी क्वेश्चन नंबर 7 तो हमसे नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा क्लास करके उसकी क्या करवा लेंगे, उसको उसको कर लेंगे। देखिए रीजनेबल, आज कल आपसे नहीं होने थे ये क्वेश्चन, आज आपको कम से कम एक खाका बन गया और आप उस पर करते जा रहे हैं। चलिए जी, हम बिसाइड्स द शेयर ऑफ इनकम जो ऊपर बनेगी उसको जो मिलेगा 1/3, उसकी बजाय उसने रिसीव्ड फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट विद द एचपीएल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, कौन से वाला 2023, मंथली सैलरी कितनी मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर कौन से वाला रीइंबर्समेंट ऑफ 3,50,000 ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर हिम हिज डिपेंडेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप इसको समझ लेंगे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, और अगर ये नहीं है तो सारे का सारा सैलरी में ऐड हो जाएगा। 31 मार्च 2023, कितने दिनों पहले, 3-4 महीने पहले, ही परचेज्ड अ कार, कितनी, ही परचेज्ड अ कार फ्रॉम एचपीएल, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी थी 2,50,000, उसने कितने की खरीदी, इन दोनों का डिफरेंस भी उसकी सैलरी में, अब ये सैलरी हो जाएगी, उधर से क्या आ जाएगी एओपी, और एओपी की जो जो प्रॉफिट ऑन डेट वाली इनकम है वो नहीं आएगी, ये पढ़ा था हमने पहले दिन, पढ़ा था ना कि नॉर्मल टैक्स जो होता है वो जाता है, क्लियर है। इसकी टोटल इनकम एओपी का शेयर वो उसकी इनकम ग्रास हो जाएगी, उस पर टैक्स निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। आगे चलते हैं, ले जी, फरहान, कामरान, रिहान, ले दे, इतने सारे तो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, आज जनाब। फरहान, कामरान, रिहान, छठा क्वेश्चन, आर मेंबर ऑफ एओपी, नहीं ये क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर,
क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान है, ठीक है। क्यों आसान है? देखिए मेंबर की छोटी छोटी जो है वो जो है आपने रिटर्न फाइल करनी है। देखिए रिहान आर द मेंबर ऑफ एओपी एंड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है? 2:1। 2 किसके होंगे? कामरान के और रिहान का 1, उसी तरतीब से रखें, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू एओपी एंड इट्स मेंबर फॉर द ईयर कौन से वाला? 2020, ओके। ड्यूरिंग द ईयर एओपी अर्न्ड प्रॉफिट कौन से वाला? 20 लाख। आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, भाई 20 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आ गया आपके पास। भाई सैलरी दी है फरहान को, कामरान को, रिहान को, ऐड बैक कर देंगे और उधर उनका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने पूछा है कि मेंबर्स की भी, तो उधर उनके कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी उनको जो जा चुका है वो डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, कोई कमीशन नहीं मिलना, कोई सैलरी नहीं मिलनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे तो प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? तो ये भी हम उनकी सैलरी में एक तो उसने 20 लाख में से ये वाले खर्चे क्या किए हुए हैं? लेस किए हुए, क्या कर देंगे? ऐड बैक और कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, हो जाएगा। फिर उसका टोटल करेंगे। चले, कामरान इज रनिंग अ बिजनेस, ओके, एज ए सोल प्रोपराइटर, कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं। फ्रॉम विच ही अर्न्ड कौन से वाला? कामरान की 8 लाख इनकम प्लस ऐड हो जाएगी शेयर ऑफ एओपी, क्लियर है? चले, कामरान इज आल्सो मेंबर ऑफ एओपी वेयर द हिज प्रॉफिट और लॉस कितना है? 60%। ड्यूरिंग किसी और एओपी से भी, अब दो आएंगे, एक इस एओपी से शेयर आएगा, एक उस एओपी से, दोनों ऐड होंगे। ड्यूरिंग द ईयर दैट एओपी इंकर्ड लॉस, नहीं अब कुछ नहीं आएगा, एओपी का लॉस था ना, मेंबर क्लेम नहीं कर सकता। फॉर द टैक्स 3,50,000, इसको इग्नोर कर देंगे। एंड पेड 1.5 लाख ऑन द अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स। अब ये आप देख सकते हैं कि जिसका लॉस आया है उसने तो टैक्स नहीं पे किया होगा, तो फिर ये टैक्स किसने पे किया है? किसने? कामरान ने। कामरान ने टैक्स पे किया, तो जितना उसका पे आएगा ऑलरेडी पेड। नहीं समझे? जी किसका? दोबारा से किसी, नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ ना, दोबारा से मैं समझा देता हूँ सिर्फ 2 मिनट। लेकिन जी वो कहता है कामरान की और भी एओपी है जिसमें वो 60% का है, लॉस तो क्लेम कर नहीं सकता। एंड पेड, अब अगर तो एओपी ने किया है टैक्स पे तो एओपी क्लेम करेगी ना, ये क्यों करेगा? लेकिन अगर ये टैक्स किसने पे किया है? कामरान ने पे किया, तो उसका ऑलरेडी पेड टैक्स है, जिस तरह से मर्जी लेना चाहे। पढ़े जरा, आपको किस तरह से समझ आती है, पढ़े जरा। अगर आप समझते हैं और फिक्र की रवानी से भी यही लग रहा है कि ये किसने पे किया है? एओपी ने, तो इग्नोर कर देना। दूसरी एओपी का तो हमें उसने कहा ही नहीं, दूसरी एओपी को लॉस आया, वो इधर आ नहीं सकता। दूसरी एओपी का हमारे पास कोई और रिकॉर्ड है ही नहीं, और दूसरी एओपी ने टैक्स पे किया है, तो वो दूसरी एओपी क्लेम करेगी ना, ये क्यों करे? क्या ये कामरान एओपी का टैक्स क्लेम कर सकता है? नहीं। लॉस क्लेम कर सकता है? इसका कोई टैक्स क्रेडिट बचा हुआ होता तो एओपी क्लेम कर सकती थी, ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। तो अब लॉ को सामने रखिए, उसी के मुताबिक चले। लें जी नेक्स्ट चलते हैं। रिहान रिसीव्ड, क्या रिसीव कर लिया रिहान ने? डिविडेंड, फाइनल इनकम फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी, और रिडक्शन कितनी है? 15%। भाई इसको रिसीव हुए 102, और ये क्या है? 85। ऐड करें एफटीआर इनकम, ना टैक्स पेएबल ना कुछ, एफटीआर इनकम ऑलरेडी पेड। फरहान की तो कोई और सोर्स है ही नहीं, वो बेचारा क्या करे? ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना क्या पड़ेगा जरा सुने। पहले एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाले और इन बंदों को शेयर ऐड कर दे। ये शेयर ऑलरेडी आ रहा होगा, वही टोटल तो इतना आना था, उसमें से ऑलरेडी इसका टोटल ये ले चुके होंगे। बाकी लेस करें, जो बच्चे कामरान, रिहान और फरहान को क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट करें। कामरान की थोड़ी बहुत इनकम लगती है, उसमें इनकम ले जाए, दूसरी एओपी वाला लॉस या टैक्स इफेक्ट नहीं करेगा। रिहान की चूंकि क्या है? एफटीआर वाली इनकम है, तो मेरा नहीं ख्याल जब एफटीआर वाली इनकम लिखें, एफटीआर के साथ कोई टैक्स क्रेडिट हो सकता है? नहीं। एफटीआर की क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम ऑफ द मेंबर के साथ ये शेयर क्या होता है? ऐड होता है। क्या उसकी टैक्सेबल इनकम है या एफटीआर इनकम है? उसकी तो एफटीआर इनकम है, कुछ भी ऐड
नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? उसकी सिर्फ एफटीआर इनकम लिखेंगे, शेयर ऑफ, वो जाया हो जाएगा। और फरहान की तो है ही कोई इनकम नहीं। देखिए हम 6 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 7वां क्वेश्चन बस कर दे, मुझे क्या है, आपने करनी है, घर जाके करें। जी यहीं से स्टार्ट करें, कोई मसला है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। जी जी नाजरा वाला मैं करा दूंगा, मुझे बताइएगा वो में ना नहीं